हेलो, वेलकम ऑल टू दिया देवघर आईएएस एकेडमी। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ झारखंड की शुरुआत करने वाले हैं। झारखंड में आज हम लोग देखेंगे कि रूरल टूरिज्म क्या होता है, यानी कि जो ग्रामीण पर्यटन है इसको झारखंड सरकार बहुत प्रमोट करने की जो है वो बातें कर रही है। यानी हमारा एक ऐसा स्टेट है जो टूरिज्म के पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा टैप अभी करने में सफल नहीं रहा है, पर हमारे यहाँ टूरिज्म का पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसी पोटेंशियल को टैप करने के लिए झारखंड सरकार ने रूरल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कुछ स्पॉट्स का चयन किया है। ये स्पॉट्स कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जिनकी कुछ खासियत है, कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में अभी हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले समझना चाहिए कि ये रूरल टूरिज्म क्या है। तो रूरल टूरिज्म क्या है कि ये एक एक्टिविटी है, टूरिज्म एक्टिविटी है, जिसमें जो विजिटर्स हैं वो अपने जो एक्सपीरियंस हैं उनको जो है अपने लाइफ स्टाइल, कल्चर, एग्रीकल्चर या फिर नेचर बेस्ड एक्टिविटीज़ को लेकर के जो है वो वहाँ पर टूर करना चाहते हैं, उसको विजिट करना चाहते हैं और अपने आप को जो है वो क्लोज टू नेचर जो है वो ला करके अपना टूरिज्म का जो मकसद है, मतलब है, उसको जो है वो पूरा करना चाहते हैं। ये कई वाइड रेंजेस में जो है वो फैला हुआ रहता है। चाहे अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड को कहा जाता है नेचर्स हिडन ज्वेल, यानी कि प्रकृति का जो है वो छिपा हुआ खजाना है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ प्राकृतिक सौंदर्यता जो है वो बहुत भरी पूरी है पूरे झारखंड में, और इसमें हम लोग देखेंगे कि झारखंड सरकार भी जो है वो हमारे यहाँ प्रमोट कर रही है। तो झारखंड में आने के पहले हम लोग इस चीज़ को समझना चाहेंगे कि रूरल टूरिज्म क्या है। जैसे इसके एक बेसिक डेफिनेशन के बाद अगर हम लोग देखें तो रूरल टूरिज्म एक्टिविटीज़ क्या है कि ये जो है वो नॉन अर्बन, यानी कि इसके शब्द में ही जुड़ा हुआ है रूरल, यानी कि ऐसा शब्द जो गांव से संबंधित हो या वैसा जो अर्बन नहीं हो, जो शहरी नहीं हो, यानी कि रूरल एरियाज जहां पर कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, कुछ खास विशिष्टताएं जो है वो पाई जाती हैं, जिनमें क्या सबसे पहले वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो। अक्सर शहरों में भीड़ भाड़, हेवी ट्रैफिक्स और इन सब चीज़ों से लोग परेशान होकर रिसोर्ट खोजने जाते हैं, रिजॉल्व ढूंढने जाते हैं और वहाँ पर जो है वो एक कम डेंसिटी वाले माहौल में जो है वो जीना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ वहाँ का लैंडस्केप हो, नदी, पहाड़, झरने, जिनमें झारखंड को जो है वो बहुत सारा गिफ्ट मिला हुआ है नेचर का, वो भी यहाँ पे उपलब्ध है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चरल साइट्स हों, फॉरेस्ट्री साइट्स हों, इस तरह के जो साइट्स होते हैं ये हमारे आंखों को बहुत रिजॉल्व देते हैं। ग्रीन कलर कहा ही जाता है कि काफ़ी सूदिंग होता है। तो जब आप बहुत थके हारे शहरों के बिजी लाइफ से जब आप निकल कर गाँव, खेत, खलिहानों के रंग बिरंगे जो चीज़ों को देखते हैं तो ये आपके तन मन धन सभी को जो है वो सुकून देता है। बहुत प्रसिद्ध एक गाना भी चलता है, ये कौन चित्रकार है। तो इसी तरह से प्रकृति से बड़ा चित्रकार जो है वो कोई नहीं है, और इसी चित्रकारी को जो है वो हम लोग महसूस करने के लिए एक टूरिज्म की ओर हम लोग आकर्षित होते हैं, और इसी पोटेंशियल को टैप करने के लिए, इसी आकर्षण को टैप करने के लिए जो है वो देश में और खास करके झारखंड में रूरल टूरिज्म को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। इसके साथ साथ इसमें ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स की भी बातें आती हैं, जैसे कि कुछ पुराने महल हो या फिर कुछ ऐसे झारखंड में मेगालिथ साइट्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग पत्थलगड़ी कहते हैं। वो बहुत पुराने लाखों हजारों वर्षों से जो है वहाँ पर पत्थलों को गाड़ करके जो है वो उसकी पूजा की जाती है, या कई जगह पर वो कब्र की तरह भी जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरह के साइट्स भी जो है वो हमारे झारखंड में उपलब्ध हैं। सोनाहातू आदि जो है इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। इसका जो इम्पोर्टेंस है, तो सबसे बड़ी बात है टूरिज्म को हमारे यहाँ झारखंड में एक इंडस्ट्री का जो है वो दर्जा दिया जा चुका है। टूरिज्म जो है वो एक इंडस्ट्री के रूप में जो है वो पोटेंशियल को टैप करने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। तो टूरिज्म एज एन इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को टैप करने के लिए, इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल से रोजगार जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और लोगों को जो है वो उनके मन को सुकून देने के लिए जो है वो इन सारी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। इसके अंतर्गत इसका इंपॉर्टेंस अगर बात करें तो क्या होता है कि लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या है हमारे यहाँ झारखंड जो है वो आर्थिक रूप से जो है वो पिछड़ा एक राज्य आता है। दो हमारे यहाँ बहुत संसाधन है, पर इनका जो है वो लाभ जो है वो आम जनता तक या यहाँ के लोगों तक जो है वो उचित माध्यम से पहुँच नहीं पाया है। तो इस वजह से जो ग्रामीण इकोनॉमिक ग्रोथ है ये थोड़ा स्टैग्नेंट है हमारे यहाँ।
ये स्टैग्नेंट होने की वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग नए आयाम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, और ये जो आयाम निकल कर सामने आ रहा है वो एक रूरल टूरिज्म के आयाम के रूप में निकल के आ रहा है, जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ किया जा सकता है, सोशल चेंजेस लाया जा सकता है। कई जगह पे ऐसी स्थितियां हैं कि जो ग्रामीण लोग हैं और शहरी लोगों के बीच, इनके बीच जो है वो एक सामंजस्य जो है वो नहीं बैठ पाता है, और लोग जो है वो एक दूसरे से जो है वो इंटरेक्ट करने में भी जो है वो घबराते हैं। अक्सर ग्रामीण पृष्ठभूमि में ऐसी चीज़ें जो है वो देखने को जो है वो मिली हैं। तो इन सारी चीज़ों से जो है वो पार पाने के लिए रूरल टूरिज्म को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी प्रमोट की जा रही हैं। नौका विहार है, नौकायान है, खाने पीने के ट्रेडिशनल फूड्स हैं हमारे यहाँ, जैसे झारखंड में जो है वो ग्रामीण और जनजातीय खान पान शैली को जो है वो बढ़ाया जा रहा है। मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे यहाँ धुसका और बर्रा जैसे जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को भी जीआई टैग मिलने की संभावना है, और इसके लिए भी जो है वो बातें होनी चाहिए। हमारे जो माननीय हैं उनको जो है वो इन चीज़ों को रखना चाहिए कि हमारे जो विशिष्टता है, खान पान की विशिष्टता है, उसको भी जो है वो प्रमोट करना चाहिए, और उसको भी जो है वो जीआई टैग मिलना चाहिए। इसके साथ साथ अगर अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी जिसको कहते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें भी इजाफा होगा, लोगों के पास पैसे आएंगे, पैसा रोटेट होगा, रेवेन्यू कलेक्शन होगी, तो इनसे ओवरऑल जो है वो जीडीपी भी बढ़ेगी और जॉब क्रिएशन में भी जो है वो हम लोग को मदद मिलेगी, यानी लोग रोजगार से जो है वो जुड़ेंगे, स्वरोजगार से जुड़ेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो एक ग्रामीण टूरिज्म को प्रमोट करने से जो है वो हम लोगों को लाभ मिल सकता है, यानी कह सकते हैं कि ये एक मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है। इसमें जो है वो शहर के लोगों को या टूरिस्टों को जो है वो उनका अपना दिल का सुकून मिल रहा है, प्लस जो गांव ग्रामीण या जो उस टूरिज्म स्पॉट के आसपास जो अर्थव्यवस्था डेवलप हो रही है, उससे वहाँ के लोगों को जो है वो स्वरोजगार और आर्थिक स्थिति भी जो है वो सुदृढ़ होती हुई नजर आ रही है। आगे अगर हम लोग इसमें बात करेंगे तो इसी रूरल टूरिज्म का एक, अगर रूरल टूरिज्म दाहिना हाथ है तो इसका बायां हाथ जो है वो आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म है। शब्द से ही स्पष्ट है कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स, तो हमारे यहाँ झारखंड में भी जो है वो प्राचीन वंशों का शासन रहा है, चाहे हम लोग जो है वो सिंह वंश की बात करें, नागवंश की बात करें, रातू महाराज की बात करें, तो इस तरह से जो है वो बहुत सारे वंश रहे हैं, चेरो वंश रहे हैं, इस तरह से जो है वो बहुत सारे वंश रहे हैं, और उनका भी जो है वो एक अपना महल, उनका अपना स्ट्रक्चर, उनकी अपनी राजधानी, जैसे झारखंड में बात करें तो चुटिया से आपका जो है वो खोखरा, खोखरा से रातू, रातू से पालकोट, इस तरह से जो है वो राजधानियाँ जो है वो बदलती चली गई हैं। तो जहाँ जहाँ राजधानियाँ डेवलप हुई प्राचीन राजाओं की, वहाँ वहाँ पर जो है वो कुछ आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म के रूप में जो है वो झारखंड में डेवलप होने का पोटेंशियल भी जो है वो डेवलप हुआ। जैसे हम लोग आज भी देखें तो जो है वो गुमला में कुछ साइट्स हैं, उसके बाद रातू में साइट्स हैं, चाईबासा में साइट्स हैं, इसके बाद हम लोग बात करें तो चतरा में साइट्स हैं। तो हर जगह जो है वो महल, उनके अवशेष, इस तरह की चीज़ें हैं। पलामू में है एक नागपुर दरवाज़ा जो है वो पलामू का बहुत प्रसिद्ध रहा है हमेशा से, उसके बाद फिर पलामू का नया किला, पलामू का पुराना किला। तो इन तरह से आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो है वो इसमें आते हैं। इन आर्कियोलॉजिकल साइट्स में जो है वो टेम्पल्स को भी जो है वो इंक्लूड किया जा सकता है। जो मंदिर हैं हमारे यहाँ, जैसे देवघर में हमारे यहाँ बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है, काफ़ी प्राचीन है, 10वीं सदी में जो है वो बनाया गया था। तो इस तरह के जो साइट्स हैं, इन साइट्स को भी जो है वो आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म में, जिनका आर्कियोलॉजी के हिसाब से काफ़ी महत्व रहता है, उनको भी साथ साथ में प्रमोट किया जाता है। और इससे क्या होता है कि ये आर्कियोलॉजिकल कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स को भी जो है प्रमोट किया जाता है। तो क्या होता है कि जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनको कंजर्व करना भी हमारे इतिहास के नज़रिए से बहुत ज़रूरी होता है, और इनको जो है वो टूरिज्म के लिहाज से भी प्रमोट करने से हम लोगों को काफ़ी लाभ जो है वो देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इसके अन्य फ़ायदे भी हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया जो अभी G20 की समिट चल रही है, जिसका थीम वासुदेव कुटुंबकम रखा गया है, तो इस वासुदेव कुटुंबकम में जो हमारा कुटुंब है, जो हमारा देश है, इस देश में जो आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म है, जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उन सभी साइट्स को भी जो है वो प्रमोट किया जाएगा। और कई बार क्या होता है कि ये शेयर्ड कल्चर के हिस्सा होते हैं, जैसे एडजेसेंट कंट्रीज होते हैं, जैसे हमारे साथ पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इनकी और हमारी संस्कृति कई मायनों में जो है वो मिलती जुलती है, और इन्हीं संस्कृतियों के मिलाव से जो है वो कई बार कल्चरल हेरिटेज जो है वो शेयर्ड हेरिटेज जो है वो हो जाते हैं। चाहे महात्मा बुद्ध की बात करें तो उन्होंने संपूर्ण साउथ ईस्ट एशिया में जो है वो अपने बुद्धिज्म को जो है वो एक्सपेंड किया। अशोक ने भी जो है वो श्रीलंका और अन्य क्षेत्रों में भी जो है वो धम्म का प्रचार किया। तो इस तरह से जो
शेयर्ड हेरिटेज है, इसको भी जो है वो प्रमोट करने का जो है वो हम लोगों को अवसर मिलता है, और इसके साथ साथ जो है हमारे साइट्स हैं उनको कंजर्वेशन करने का भी जो है वो हम लोगों को जो है वो लाभ मिलता है। इसके साथ साथ जो डेलीगेट्स आ रहे हैं हमारे, जो G20 में जो विशिष्ट अतिथि हमारे आएंगे, जो चर्चा करने के लिए आएंगे, उनको जो है वो धौलावीरा साइट जो है वो ले जाया जाएगा, जो एक हड़प्पन सिविलाइजेशन का साइट है। कई बार इससे जो है वो प्रश्न आप लोगों ने जो है वो परीक्षा में देखा ही है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण साइट है धौलावीरा, और इसको जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जो है वो चिन्हित किया गया था जुलाई 2021 में। और लगभग 3500 BC यानी 3500 ईसा पूर्व, आज से 2600 आते आते जहाँ पर जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता, और वहाँ से फिर 3500 BC, तो इतना पुराना जो है वो हमारा ये साइट जो है वो रहा है। और बाद में लेट हड़प्पन पीरियड में 1800 BC तक में जो है वो ये इस साइट का जो है वो डेवलपमेंट जो है वो हम लोग को देखने को मिला। इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको हम लोगों को जान लेना चाहिए, जिसमें कि ये 8th मेजर हड़प्पन साइट है। हड़प्पा में कई साइट्स हैं, इसमें ये 8वां सबसे महत्वपूर्ण साइट्स है, और ये जो है वो हड़प्पा, मोहनजोदारो, गेनेरीवाल, राखीगढ़ी, कालीबंगन, रूपनगर, लोथल, इस तरह के जो साइट्स हैं, जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, इनमें से एक मेजर साइट जो है वो हमारा धौलावीरा भी जो है वो आता है। इसी तरह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ASI, यह भी जो है वो इसमें इस साइट को लेकर के जो है वो रोड आदि का निर्माण कर रहा है, टेंट सिटी वगैरह का भी जो है वो निर्माण कर रहा है, रिपेयर किया गया है, रिलोकेट किया गया है। क्या आप बता सकते हैं हमारे झारखंड में भी एक ऐसा ही साइट है जिसको जो है वो प्रमोट करने का बहुत प्रयास किया जा रहा है, वो ये भी एक आर्कियोलॉजिकल एंशिएंट साइट है। एक हिंट दे देता हूँ, वो दुमका जिले के बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पर स्थित है। एनी गेसेस? जी हाँ, आप सही जा रहे हैं, इसका नाम है मलूटी। आपने नाम सुना होगा, मंदिरों का गांव मलूटी। तो ये भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स के रूप में जो है वो चिन्हित किया गया है हमारे यहाँ, मलूटी। मलूटी तो ये जो है वो दुमका जिले के अंतर्गत पड़ता है, बंगाल और झारखंड के लगभग बॉर्डर पर जो है वो स्थित है। यहाँ पर भी एक ही गांव के अंदर 108 मंदिरों का जो है वो स्थापना किया गया था, बज बसंत राय के द्वारा जो है वो किया गया था। तो इन्होंने जो है वो 108 मंदिरों का निर्माण किया गया था, और इस 108 जो है ये शिव मंदिर हैं। इसकी एक खासियत ये है कि ये सभी जो है वो शिव मंदिर हैं, और इन सभी शिव के साथ जो है वो शक्ति की भी पूजन होती है। और यहाँ पर एक जो है वो माँ मौलिक्षा की भी मूर्ति स्थापित की गई है, माँ मौलिक्षा, माँ मौलिक्षा। तो ये जो मूर्ति स्थापित की गई है, ये डिनोट करता है कि शिव यानी अपने 108 नामों, 108 अवतारों के साथ, और इनके साथ शक्ति यानी शक्ति के रूप में माँ मौलिक्षा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि ये माँ मौलिक्षा जो है वो तारापीठ स्थित माँ तारा की बड़ी बहन है। खैर, ये जो है वो हमारे जानकारी से जो है वो चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो मलूटी भी हमारे यहाँ जो है वो इसी तरह का एक साइट्स है, जिसको आज के डेट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो प्रमोट कर रहा है। इन मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का काम जो है वो किया जा रहा है, और हम लोग जानते हैं कि ये मंदिर जो है वो काफ़ी पुराने हैं, और झारखंड में भी जो है वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स के अंतर्गत जो है वो आते हैं। और भी साइट्स हैं, दिस वाज वन ऑफ द एग्जाम्पल। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो रिसेंट में अगर हम लोग देखें तो लडपुर खास जो है वो नागालैंड का खोनमा विलेज में जो है वो एक माफ करेगा, मध्य प्रदेश का जो है वो लडकुम खास विलेज, और नागालैंड का जो है वो खोनमा विलेज, ये दोनों को जो है वो एक हेरिटेज साइट के रूप में जो है वो चुना गया है। और जैसे धौलावीरा को चुना गया, वैसे इन दोनों को भी जो है वो चुना गया है। इनके बीच में, इन साइट्स के बीच में खासियत क्या है इन दोनों साइट्स की, कि यहाँ पर जो डेलीगेट्स आएंगे उनको जो है वो घुमाने के लिए ले जाया जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारा रूरल टूरिज्म और आर्कियोलॉजिकल साइट्स को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो ये जो है वो G20 का जो पहला टूरिज्म मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगा, यानी टूरिज्म को लेकर जो मंत्री स्तरीय मीटिंग होगा, जो रन ऑफ कच्छ में जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये इसको जो है वो इन रूरल टूरिज्म को लेकर के जो है वो और भी इनोवेटिव क्या आइडियाज़ हो सकते हैं, इनको लेकर के जो है वो चर्चा की जाएगी। अब टूरिज्म पर ग्लोबली हम लोग चर्चा कर लें तो टूरिज्म पर अगर हम लोग देखें तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी UNWTO बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, GS में कई बार ये जो है वो पूछा जाता है।
इसका हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछा जाता है कहाँ स्थित है, तो ये स्पेन के मैड्रिड में जो है वो स्थित है। इसका फॉर्मेशन अगर देखें तो 1 नवंबर 1975 को किया गया था और इसमें जो है वो वर्तमान में कुल मिलाकर अगर देखें तो 159 मेंबर्स हैं। इसके साथ साथ कुछ एसोसिएटेड मेंबर्स भी हैं, 6 हैं, और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं और 500 एफिलेटेड मेंबर्स भी जो है वो इनका बनाया गया है। यानी ये ग्लोबल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था है जो पूरे टूरिज्म को जो है वो कैसे प्रमोट करना है, इससे कैसे जो है वो बहुआयामी लाभ लेना है, इन सारी की चर्चा जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो की जाती है। और ये एक यूनाइटेड नेशन की ही एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है किन किन चीज़ों के लिए, सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म, प्रमोशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबली एक्सेसिबल टूरिज्म। टूरिज्म को प्रमोट करना है तो किस तरह से प्रमोट करना है ताकि जो है वो हमारे सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, यानी जो सतत टूरिज्म है, सतत जो हमारा पर्यटन है उसको जो है वो प्रमोट किया जा सके और टूरिज्म जो है वो एक्सेसिबल हो, यानी लोगों की वहाँ तक पहुँच हो पाए। इन चीज़ों को जो है वो प्रमोट करना इस UNWTO का जो है वो मुख्य काम है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, आज हमारे टॉपिक का जो कोर विषय है वो रूरल टूरिज्म इन झारखंड है। तो हमने पहले ही जो है वो चर्चा की है इसके बारे में कि टूरिज्म और झारखंड में जो है वो बहुत पोटेंशियल है हमारे यहाँ टूरिज्म को जो है वो बढ़ावा देने के लिए। और इसमें जो है वो सबसे पहला अगर जिस स्पॉट को चयनित किया गया है वो है खूंटी। तो ये हमारे जो है वो झारखंड के खूंटी जिला के अंतर्गत उलीहातू, इस गांव का नाम अगर आप झारखंड में रहते हैं तो इस गांव का नाम आपने जो है वो जरूर सुना होगा। ये गांव जो है वो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जो है वो जन्म स्थान है, यहीं पर जो है वो उनका जन्म हुआ था। तो खूंटी जो है वो सिर्फ उनकी जन्मभूमि ही नहीं, आगे चलकर उनकी कर्म भूमि भी जो है वो बनती है। तो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जो कर्म भूमि है, जन्मभूमि है उलीहातू, उसको जो है वो झारखंड सरकार ने एक रूरल टूरिज्म स्पॉट के रूप में जो है वो चिन्हित किया है। यहाँ पर जो है वो अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा ने जो है वो मुंडा रिवॉल्ट जो है वो शुरू किया था कई चरणों में। अंतिम चरण 1899 में आकर ख़त्म होता है, जहाँ पर उनको गिरफ्तार करके रांची के जेल में उनको डाल दिया जाता है, जहाँ हैजा से उनकी मृत्यु हो जाती है, जो कहानी अब तक हम लोगों ने पढ़ी है। तो ये जो है वो मुंडा रिवॉल्ट जो है वो शुरू होता है। और भगवान बिरसा मुंडा जो एक फ्रीडम फाइटर थे, एक रिलीजियस लीडर थे। जी हाँ, बिल्कुल, इस शब्द से घबराइएगा नहीं, वो एक रिलीजियस लीडर थे। उन्होंने जो है वो धर्म को अपनी राजनीति का आधार बनाया। उन्होंने जो है वो सिर्फ आदिवासियों को ही नहीं बल्कि गैर आदिवासी जो यहाँ के मूलवासी थे, जिनको हम लोग सदान टर्म से डिनोट करते हैं, उनको भी जो है वो इन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो यूनाइट करने का काम किया। और इन सभी के लिए जो है वो उन्होंने धर्म को जो है वो आधार बनाया। उन्होंने हिंदुत्व और साथ साथ में क्रिश्चियनिटी के जो अच्छे टर्म्स थे, जो अच्छे डीड्स थे, उनको सारा को जो है वो यूनाइट करके एक अपना बिरसायत धर्म का जो है वो प्रतिपादन किया। और उसके बाद जो है वो लोगों को इस धर्म के आधार पर, इन रिलीजियस टेनेंट्स के आधार पर जो है वो लोगों को यूनाइट करने का जो है वो काम किया। और कॉमन कॉज फॉर फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर जो है वो उन्होंने धर्म के आधार पर जो है वो रिलेट किया। इसलिए इनको जो है वो अगर हम लोग रिलीजियो पॉलिटिकल लीडर कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। ही वॉज अ रिलीजियो पॉलिटिकल लीडर। इन्होंने सभी चीज़ों को देखा, ये क्रिश्चियनिटी से भी प्रभावित थे। इनको आनंद पांडे ने जो है वो वैदिक और जो है वो वैष्णव धर्म से भी संबंधित जो है वो चीज़ों को सिखाया। और इसके साथ साथ जो आदिवासियों का मूल प्रकृति प्रेम है, उन सभी चीज़ों को मिलाकर ने जो है वो इन्होंने अपना एक जो है वो बिरसायत धर्म जो है वो इस्टेब्लिश किया, बिरसायत। और इस बिरसायत धर्म में जो है वो तुलसी की पूजा करना, पशु बलि का निषेध करना, मांस मदिरा का त्याग करना, जनेऊ धारण करना, इस तरह की चीज़ें जो है वो इन्होंने प्रमोट की। और इसी आधार पर इन्होंने जो है वो लोगों को संगठित किया। और बाद में इस संगठन को इन्होंने जो है वो हथियार चलाना, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना आदि चीज़ों को सिखाया। और अपना जो है वो मुंडा उलगुलान या बिरसा का जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाया। तो बिरसा मुंडा जिनका जन्म 15 नवंबर
1875 को उलीहातू में जो है वो हुआ था। तो ये एक रिलीजियो पॉलिटिकल लीडर थे, एक रिलीजियस लीडर थे, जो बाद में फ्रीडम फाइटर के रूप में भी जो है वो जाने गए, और इनका ही जन्म जो है वो उलीहातू में हुआ। तो ये हमारे लिए जो है वो आदिवासियों के लिए और झारखंड के लोगों के लिए, सिर्फ आदिवासी ही नहीं, झारखंड के लोगों के लिए यह जो है वो एक जो उलीहातू है यह एक तीर्थ स्थल से जो है वो कम नहीं है। तो उलीहातू जो है वो सिर्फ एक रूरल टूरिज्म स्पॉट नहीं, बल्कि हमारा एक तीर्थ स्थल के रूप में जो है वो चिन्हित है। और बिरसा के बारे में कुछ, भगवान बिरसा के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं कि ये एकमात्र ऐसे ट्राइबल लीडर हैं जिनकी पोर्ट्रेट, जिनकी जो तस्वीर है वह भारत के संसद भवन में भी जो है वो लगाई गई है। भारत के संसद भवन में भी जो है वो इनकी तस्वीर जो है वो लगाई गई है। तो ये जो है वो एक ऐसे लीडर हैं बिरसा। इसके साथ साथ अभी हाल ही में जो है वो 15 नवंबर को भारत सरकार ने जो है वो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो है वो मनाने का फैसला किया है, और इन्हीं भगवान धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को याद करने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए, सम्मान देने के लिए जो है वो जनजातीय गौरव दिवस जो है वो भारत सरकार ने मनाने का फैसला किया है। तो इतने फैक्ट्स उलीहातू के बारे में टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो है वो देखेंगे। बाद में जब हमारी क्लासेस आएंगी, जब हम लोग झारखंड के इतिहास को पढ़ेंगे, तो और विस्तार से इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ईस्ट सिंहभूम का अम्बादुब्बी गांव बहुत ही प्रसिद्ध गांव है। यह अम्बादुब्बी, हो सकता है आज के पहले आपने इस गांव का नाम न सुना हो, बट आज के बाद कभी भूलेंगे भी नहीं। तो झारखंड में हम लोग जानते हैं कि कई जनजातीय कला संस्कृति जो है वो यहाँ पर प्रमोट की जाती है। यहाँ पर कई प्रकार के पेंटिंग्स जो हैं वो पाए जाते हैं, चाहे हम लोग कोहबर चित्रकला की बात करें, चाहे हम लोग जो है वो जादव पटिया चित्रकला की बात करें, तो इस तरह से कई चित्रकला जो है, चित्र शैलियाँ जो है वो यहाँ पर पाई जाती हैं। चाहे हम लोग बैद्यनाथ पेंटिंग्स की बात करें, हालांकि उसको अभी इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जा रहा है, बट वो भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो उसी चित्रकला शैली में हमारे यहाँ एक पैटकर पेंटिंग्स जो है वो पाई जाती है, जो ईस्ट सिंहभूम यानी जमशेदपुर जिला के अम्बादुब्बी गांव में जो है वो की जाती है। तो ये जो है वो एक स्क्रॉल पेंटिंग है, यानी कि कई पट या फिर कई सारे टुकड़ों, कपड़ों के टुकड़े या पेड़ के छाल के टुकड़ों पर जो है वो सुखाकर पेंटिंग जो है वो की जाती है, और कई सीरीज में जो है वो पेंटिंग की जाती है, और उस सीरीज से पूरा जो है वो एक कहानी को दर्शाने का जो है वो प्रयास किया जाता है। तो ऐसी ही एक पेंटिंग जो है वो पैटकर पेंटिंग जो है वो हमारे यहाँ उपलब्ध है, जो कि ईस्ट सिंहभूम में है। हालांकि यह पेंटिंग आज अपनी ख्याति जो है वो खोते जा रही है, जरूरत है इस पेंटिंग को जो है वो प्रमोट करने की। तो ये जो है वो जो पैटकर शब्द है, इस शब्द के बारे में अगर हम लोग समझें तो ये जो है वो पैटकर यानी पट, पट से बना हुआ पैटकर है। पट यानी कपड़ा होता है, और कपड़ा नहीं, पर यहाँ पर इस पेंटिंग में हम लोग छाल, पेड़ के छाल का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, पेड़ के छिलके का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और ये जो पैटकर हैं, इनको जो ये पेंटिंग्स बनाते हैं, वो करने वाले, पट पर पेंटिंग्स करने वाले, कर शब्द जोड़ने से ये दोनों शब्द के मेल से जो है वो पैटकर शब्द जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। इसलिए इनको पट कलाकार भी कहते हैं, या पैटकर कलाकार भी जो है वो कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है इस पेंटिंग में कि ये जो है वो यूज पेपर्स या स्क्रॉल्स जो हैं, जो पट हैं, उनको लीव्स से या बाग्स ऑफ ट्रीज से मेनली जो है वो बनाते हैं, पेड़ के छाल से या फिर पत्तों से जो है वो ये पेपर्स की तरह जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं, स्क्रॉल्स की तरह जो है वो बनाते हैं। और उसके बाद वर्मिलियन यानी सिंदूर और नेचुरल कलर्स जो होता है, जो काई से या फिर पेड़ पौधों से, पलाश के फूल से, या इस तरह के जो नेचुरल कलर्स हैं, इनका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और नीडल्स से या जो सुई नुमा आकृति होती है उससे जो है वो, या फिर बकरी के बाल से, इस तरह की चीज़ों से जो है वो पेंटिंग बनाने का जो है वो काम करते हैं। तो सोचिए कितनी फाइन पेंटिंग्स जो है वो होती होगी। ये उस जमाने, उस दौर का पेंटिंग्स है जब जो है वो आधुनिक ब्रश और मॉडर्न आर्ट टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं डेवलप हुई थी। उस समय से, आदिकाल से जो है वो ये पेंटिंग्स जो है वो हमारे यहाँ चली आ रही हैं। और इनको जो है वो चित्रकार के नाम से भी जाना जाता है। और अम्बादुब्बी जो है वो उनका घर है, अम्बादुब्बी गांव का नाम है, जो ईस्ट सिंहभूम में पड़ता है। और ये जो है वो 100 से ज़्यादा पेंटर्स आज के डेट में जो है वो अम्बादुब्बी में है। बहुत ही दुखद फिगर कहूँगा कि एक इतने बड़े झारखंड जिसकी आबादी 3.25 करोड़ है, इतना बड़ा ईस्ट सिंहभूम जिला,
उसमें मात्र 100 के करीब जो है वो आज अंबादुब्बी के पेंटर्स अंबादुब्बी में जो है वो रह गए हैं। इनकी संख्या बढ़नी चाहिए, इनको प्रमोशन किया जाएगा, इनको जो है वो आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा, तब इस पेंटिंग को जो है वो रिवाइव करने में सफलता हम लोगों को मिलेगी। इसके साथ साथ अगर इसमें बात करें तो इसके सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये जो पेंटिंग्स बनाए जाते हैं इनमें क्या विषय पर जो है वो पेंटिंग्स होता है। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट विषय की अगर हम लोग चर्चा करें तो ये होता है माइथोलॉजी, यानी कि जो भगवान से संबंधित कथाएं हैं, इन कथाओं को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इन माइथोलॉजिकल चीज़ों को जो है वो यहाँ पर डिपिक्ट किया जाता है, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, जो सबसे बड़े हमारे महाकाव्य में से आते हैं, इनकी जो है वो पेंटिंग्स की जाती है। भगवान राम की पेंटिंग की जाती है, और जो है उसके बाद जो वानर सेना है, इन तरह की चीज़ों की जो है वो पेंटिंग की जाती है। इसके साथ साथ जो सामाजिक लाइफ है, सोशल लाइफ है, उनका जो है वो संस्कार, रीति रिवाज जो लोगों का है, उन सारी चीज़ों की जो है वो पेंटिंग यहाँ पर की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ मेला, जिसको हम लोग कई शब्दों में जतरा भी कहते हैं, तो जतरा या फेस्टिवल्स जो यहाँ हमारे संस्कृति में अखरा कहा जाता है, तो अखरा, जतरा आदि का जो त्यौहार, ये सब जो इन स्थानों पर मनाया जाता है, इन जगहों पर जो है वो इन जगहों की महत्ता को दर्शाने के लिए जो है वो ये पेंटिंग्स की जाती है। इसके साथ साथ जो है वो फल फूल पौधे, जो प्रकृति से संबंधित चीज़ें हैं, इन सभी को जो है वो इन पेंटिंग्स में जो है वो दर्शाने का काम जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग स्पॉट की बात करें तो आता है हमारा अपना रांची, राज्य की राजधानी हमारा। और रांची से कुछ ही दूर पर जो है वो, रांची से संभवतः लोहरदगा रूट में या लातेहार रूट, आई एम नॉट वेरी श्योर, तो मैक्लुस्कीगंज जो है वो एक आता है। ये भारत का पहला और एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है, एंग्लो इंडियन गांव, एंग्लो इंडियन विलेज। क्या है इसकी खासियत, यानी कि ये जो है वो झारखंड में टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक बहुत ही सुंदर जगह है। और मेरी सलाह रहेगी, कभी जीवन में रांची जाने का मौका लगे और कभी घूमने के सिलसिले में जाएं तो इस मैक्लुस्कीगंज को जो है वो जरूर देखें। वहाँ का जो स्थापत्य है वो आपको बहुत ही रोमांचित करेगा। वहाँ का जो जंगल और आसपास के इलाकों का जो नेचुरल ब्यूटी है, जो खूबसूरती है, अगर आप उन चीज़ों को पसंद करते हैं तो ये जगह आपके लिए है, ये जगह जो है वो घूमना आपके लिए है। यहाँ के जब आप गलियों में चलेंगे तो आपको लगेगा कि इनका जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है, लगेगा कि आप इंग्लैंड के किसी गांव में, स्कॉटलैंड के किसी गांव में जो है वो घूम रहे हैं। ये इसकी खासियत है। इसलिए झारखंड को जो है वो कहा जाता है, झारखंड टूरिस्ट डिपार्टमेंट का आप देखेंगे तो उसका टैगलाइन है झारखंड हिडन ज्वेल। तो ये जो स्थान है ये सच में एक जो है वो ज्वेल है, एक जो है वो यहाँ के खादान का जो है वो एक हीरा है। और इतना खूबसूरत है, यहाँ के चर्चेज, यहाँ के मकान, यहाँ की सड़कें सभी जो है वो 90 डिग्रीज पर जो है वो कट करती हैं। तो इतना अच्छा वेल सेटल्ड गांव जो है वो आपको नहीं मिलेगा। और आज भी यहाँ पर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, उनके परिवार और लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और ये जो है एक यहाँ से जो है वो हम लोग देखते हैं कि जो एंग्लो इंडियन समुदाय से जो एक रिप्रेजेंटेटिव भी आते हैं, तो एक MLA के रूप में जो है वो हमारे विधानसभा में भी जो है वो इस एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो एक MLA भी जो है वो हमारे हैं। हालांकि अगले साल से जो है वो, अगले चुनाव से वो नहीं रहेगा। इतर विषय है, हम लोग इस पे चर्चा अगले दिन कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साहेबगंज की बारादारी। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो साहेबगंज क्या था, ये जो है वो मान सिंह के द्वारा बसाया हुआ जो है वो एक शहर था। साहेबगंज में भी खास करके कहें तो राजमहल, तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि राजमहल को जो है वो बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता था। क्यों? क्योंकि जब हम लोग अगर झारखंड की बात करें और साहेबगंज के लोकेशन को देखें तो इस तरह से अगर जो हमारा प्रोजेक्शन है झारखंड का, तो ये जो हमारा, और ये जो है वो इस तरह से रिवर गंगा आती है और इसके इस तरफ जो है वो अभी फिलहाल वेस्ट बंगाल है और गंगा रिवर को पार करने के बाद बांग्लादेश है। तो एक समय में ये बांग्लादेश और जो ये बंगाल है, ये सारा जो है वो, ये पूरा हिस्सा जो है वो पूरा भारत का ही जो है वो हिस्सा हुआ करता था, अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो जो भी नॉर्थ से ईस्ट की ओर या नॉर्थ वेस्ट से इस ओर से, जब भी हम ईस्ट की ओर बंगाल और बंगाल के आगे जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार आदि तक के जाने का जो है वो चीज़ों को जो है वो हम लोग इंक्लूड करते थे। तो इस वजह से राजमहल का जो पोजीशन है ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक पोजीशन होता था।
कालांतर में मध्यकाल में अगर हम लोग देखेंगे तो शेरशाह सूरी ने भी जो है वो इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था दिल्ली की गद्दी को जो है वो हथियाने के लिए। तो शेरशाह सूरी भी जो है वो अगर देखें तो राजमहल से लेकर के पलामू तक के इलाकों को जो है वो अपने सैन्य अभियानों के लिए जो है वो बहुत स्ट्रैटेजिकली जो है वो इस्तेमाल करते हुए जो है वो दिल्ली की गद्दी पर जो है वो गए थे। तो ये जो है वो साहेबगंज इसका स्ट्रैटेजिक महत्व रहा है और इस साहेबगंज में खास करके राजमहल का जो है वो स्ट्रैटेजिक जो है वो महत्व रहा है। इसी राजमहल का जो है वो एक टाउनशिप बसाने का काम जो है वो राजा मानसिंह ने किया था, जो राजमहल को बसाए थे। वहाँ उन्होंने मंदिर और टकसाल और कई तरह की चीज़ें, मस्जिद, सभी चीज़ों का जो है वो निर्माण कराया था। तो बारादरी जो है वो एक गांव है जो साहेबगंज जिले के अंतर्गत पड़ता है। राजमहल से जो है वो काफ़ी नज़दीक में जो है वो पड़ता है, 10-12 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो पड़ता है। तो ये जो है वो फतेह जंग खान का जो है वो रेसिडेंस हुआ करता था, घर हुआ करता था। और ये जो है वो अकबर का काफ़ी जो है वो खास आदमी जो है वो हुआ करते थे। और इसको जो है वो बारादरी को जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो बहुत प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है। जब आप इसका लोकेशन देखेंगे तो बारादरी क्या है कि एक इस तरह के टीला नुमा स्ट्रक्चर पर जो है वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है और यहाँ से जो है वो बगल से गंगा नदी जो है वो पार हो रही है। और यहाँ पर गंगा रिवर का 2 चैनल है, एक जो मेन चैनल है ये इस तरह से मेन चैनल पार हो रहा है और बीच में एक टापू नुमा स्ट्रक्चर है। और उसके बाद यहाँ पर इसी भवन की जो है वो सीढ़ियाँ आदि जो है वो बनाई गई और इन सीढ़ियों से टकराते हुए ये धार जो है वो जाती है। और आप देखेंगे जब दूर से या जब इस टीले से चढ़कर ऊपर से आप देखेंगे तो विहंगम गंगा का जो है वो दृश्य दिखेगा। इसके साथ साथ बीच में जो है वो आपको एक पैच ऑफ ग्रीन लैंड दिखेगा और उसके बाद फिर जो है वो गंगा रिवर के बाद जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है वो दिखेगा। तो साइट सीइंग के लिए जो है वो एक बहुत बेहतरीन जगह है। और ठीक इसके ही अपोजिट में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा मस्जिद जो अब खंडर में बदल गया है, जिसको हम लोग जामी मस्जिद के नाम से पुकारते हैं, ये भी आमने सामने ही जो है वो स्थित हुआ करता है। तो अभी फिलहाल जो है वो बारादरी गांव के ही जो है वो इसको जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है वो इसको प्रमोट करने का जो है वो काम किया है। और ये जो है वो बारादरी यानी द्वार जिसको हम लोग कहते हैं, इसी द्वार से जो है वो 12 शब्द जो है वो 12 द्वार से जो है वो मिला है। तो बारादरी में क्या है कि जब आप उसका टॉप का स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये पूरा गोल है और कुल मिलाकर इस तरह से जो है वो 12 दरवाजा जो है वो इसमें दिए गए हैं। संभवतः इसी वजह से जो है वो इसको बारादरी करते करते स्लैंग होते होते बारादरी जो है वो ये बदल गया। और ये जो है वो देखिए 9 मीटर हाइट ब्रिक वॉल है। 9 मीटर यानी कि लगभग 30 फुट के आसपास आप मान लीजिए कि 30 फुट की ऊंचाई जितना जो है वो दीवार उठा हुआ है और लगभग 300 स्क्वायर मीटर का जो है वो चबूतरा बना हुआ है और चबूतरा के ऊपर जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। और जब आप दूर से देखेंगे तो ये जो ईंटें लगाए हुए हैं ये पतले ईंटें नहीं है, मोटे मोटे जो ब्लॉक्स होते हैं ईंटे के, वो ब्लॉक्स से जो है वो बनाया गया है। तो काफ़ी खूबसूरत जो है वो इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और सराउंडेड बाय वाटर बॉडी ऑन 3 साइड्स, तो 3 साइड से मैंने बताया कि इस तरफ से जो है वो रिवर गंगा आती है, यहाँ पर ये जो चबूतरा नुमा स्ट्रक्चर है और इसका एक चैनल यहाँ से निकलता है। तो कुल मिलाकर देखें तो 3 तरफ से जो है वो पानियों से घिरा हुआ है और सारी साइड जो है वो सीढ़ी नुमा जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिससे इन सीढ़ियों से जो पानी टकरा कर जाता है तो वो और भी जो है वो अच्छा लगता है। और इसकी एक खासियत और है कि यह जो है इसका जो मुख्य साइट है यह पूर्व फेसिंग है। तो सूर्य की जब पहली किरण गंगा नदी के ऊपर से जब आपको उठती हुई नजर आएंगी और ये पानी जो इनकी सीढ़ियों पर टकराता है तो एक क्रिस्टल नुमा जो इफेक्ट देता है, वो अद्भुत नज़ारा जो है वो हमारे यहाँ इसको देखने को मिलता है। तो कभी जीवन में मौका लगे तो इन साइट्स को देखिए, अपने ही राज्य का साइट्स हैं, अपने ही लोग हैं, इनको जो है वो ज़रूर विजिट करिए। टूरिज्म को भी प्रमोशन मिलेगा और हम लोगों को भी जो है वो अपने हेरिटेज के बारे में जानने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ अगर हम लोग राजमहल के बारे में चर्चा करें तो राजमहल जो है वो चाइना क्ले माइंस के लिए जाना जाता है। बहुत कम लोगों को या बहुत कम किताबों में इन चीज़ों के बारे में आपको देखने को पढ़ने को मिलेगा, लेकिन राजमहल का इलाका जो है वो चाइना क्ले, जिसको चीनी मिट्टी कहते हैं, इन चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए जो है वो फेमस है। असल में यहाँ पर बर्तन नहीं बनते, बट इन चीनी मिट्टी के लिए जो फाइन क्ले होता है, इसके कई सारे जो क्रशर प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स जो है वो स्थित हैं और ये जो है वो ब्रिटिश एरा से जो है वो यहाँ पर काम हो रहा है। इसी तरह झारखंड में 1-2 और साइड से जहाँ क्ले रिलेटेड या चीनी मिट्टी रिलेटेड होता है, जिनमें देवघर का मधुपुर भी जो है वो प्रसिद्ध है। आपने सुना होगा ला ओपाला नाम की एक कंपनी है जो कप डिशेस वगैरह बनाती है और मार्बल्स वगैरह के जो है वो कटलरी आइटम्स वगैरह जो है वो मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। तो यह भी जो है वो हमारे झारखंड के मधुपुर में जो है वो स्थित है, इसकी भी एक फैक्ट्री जो है वो स्थित है।
तो हम लोग जो है वो टूरिज्म के बारे में चर्चा कर रहे थे और इसमें जो है वो नेक्स्ट हम लोग स्पॉट के बारे में अगर चर्चा करें तो ये आता है हमारा बोकारो का लुगुबुरु घंटाबारी। तो यह भी जो है वो एक बहुत फेमस साइट है। जो झारखंड में हम लोग बात करें तो बुरु शब्द का मतलब होता है पहाड़, और इनको जो है वो देवता के समान, प्रकृति को तो भगवान के समान पूजा ही जाता है। तो यहाँ पर जो है वो लुगु हिल्स जो है वो गोमिया ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल जो है वो बोकारो जिला में पड़ता है। और ये जो है वो संथाल कम्युनिटी का होली पिलग्रिमेज साइट है। संथाल कम्युनिटी का जो है वो ये तीर्थ स्थल है और कई बार जो है वो आप इनके मिथ्य कथाओं में, दंत कथाओं में सुनेंगे संथालों का कि ये लोग जो है वो अपना एक प्राचीन ऑर्डर स्थापित करना चाहते हैं। वो ऑर्डर कहाँ से इनिशिएट होता है तो ये इन्हीं लुगुबुरु घंटाबारी से जो है वो होता है। इसी चाय चंपा की चर्चा कई बार आपने इतिहास में सुना होगा, जब हम लोग इतिहास के टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो उनमें हम लोग देखेंगे। तो ये चाय चंपा आदि का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इसी लुगुबुरु घंटाबारी के आसपास, इसी पिलग्रिम स्टेशन के आसपास से जो है वो ओरिजिनेट होता है। कई तरह की कहानियाँ आपस में रिलेट होती हैं। फिलहाल ये हमारा विषय आज नहीं है, नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पर जो है वो एक लुगु बाबा का जो है वो मंदिर सिचुएटेड है इसी हिल के अराउंड, और ये जो है वो बहुत ही नेचुरल ब्यूटी और रिलीजियस फेथ का जो है वो एक समागम है। और यहाँ पर जो है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ये तिथि झारखंड में विशिष्ट है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक और बहुत प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है, यानी कि हमारे यहाँ हिंदुओं में तो दीपावली होती है, इसके साथ साथ इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन, माफ करिएगा, कार्तिक अमावस्या के दिन होती है वो। कार्तिक अमावस्या के दिन जो है वो हम लोग मनाते हैं। जो सोहराय है हमारे यहाँ वो कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है, बट उससे जो कार्तिक पूर्णिमा होती है उस कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है वो यहाँ पर रिलीजियस गैदरिंग्स होता है। संथाल कम्युनिटी वहाँ पर जो है वो आती है और इन्हीं माउंटेन्स, फॉरेस्ट और वाटरफॉल्स के बीच से जो है वो होते हुए उस गुफा तक पहुँचती है और वहाँ पर पूजा अर्चना आदि जो है वो करती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक झरना है और इस झरने से जो है वो स्नान ध्यान करके जो है वो आगे जो है वो जाते हैं पूजा करने के लिए। ये देखिए जो प्लेटफॉर्म है लुगुबुरु हिल्स के नीचे, जिसको घंटाबाड़ी के नाम से जो है वो माना जाता है, इसको बहुत ही सेक्रेड प्लेस के रूप में जो है वो चिन्हित किया जाता है। इसमें एक पतला पानी का चैनल भी आता है पहाड़ों के बीच से काटता हुआ, जो हमारे यहाँ कई जगहों पर देखने को मिलता है, जिसको सीता नाला के नाम से जो है वो जाना जाता है। और इस सीता नाला में स्नान करके जो है वो आगे लुगु बाबा की पूजा करने के लिए जो है वो जाते हैं। और यही जो है वो इसकी खासियत है। इनका जो है वो एक तीर्थ स्थल है, एक धार्मिक स्थल है। सरकार वर्तमान में इसको भी जो है वो काफ़ी प्रमोट करने का काम जो है वो कर रही है। तो ये है बोकारो के ललपनिया में स्थित, माफ करिएगा, बोकारो के गोमिया में स्थित लुगुबुरु घंटाबाड़ी है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ड्यूरीडी विलेज, ड्यूरीडी गांव, यह जो है वो खारसावां ब्लॉक के अंतर्गत स्थित है, खारसावां सरायकेला जिला में। और ये जो है वो झारखंड का सिल्क हब के रूप में जो है वो जाना जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि देश में हम लोग सिल्क का लगभग 76% जो तसर सिल्क है, सिल्क के भी कई प्रकार होते हैं, मलबरी सिल्क और जो है वो साउथ में एक अलग तरह का सिल्क होता है, उसी तरह झारखंड में जो है वो तसर सिल्क होता है, तसर सिल्क। तो पूरे देश में इस तसर सिल्क का 76% सिल्क जो है वो लगभग हम लोग झारखंड से जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग जानते हैं कि सिल्क के कोकून्स की जो है वो रियरिंग की जाती है, और ये जो ड्यूरीडी विलेज है ये इन्हीं सिल्क हब के रूप में जो है वो जाना जाता है। और हम लोग जानते हैं कि झारखंड जो है वो हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ तसर सिल्क है देश में। और यहाँ पर जो है वो अर्जुन और आसन के पौधों में जो है वो सिल्क वर्म, सिल्क के जो कीड़े हैं, जो सहतूत के पौधों में भी जो है वो रियर किए जाते हैं। तो ये सारे जो है वो यहाँ पर रियरिंग की जाती है। इसके साथ साथ सरकार के द्वारा रन यहाँ पर एक रीलिंग और स्पिनिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। तो इंस्टीट्यूट वाले सेक्शन के अंदर इस पॉइंट को भी जो है वो नोट कर लीजिएगा कि सिल्क रीलिंग एंड स्पिनिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पड़ता है,
तो यह जो है वो हमारा सरायकेला खारसावां जिले के अंतर्गत जो है वो पड़ता है। और सिल्क तसर सिल्क से संबंधित जो ट्रेनिंग है वह इस सरायकेला खारसावां के देवरीडी विलेज में जो है वो दी जाती है। और यहाँ पर तसर कोकून पायलट प्रोजेक्ट वगैरह भी जो है वो चल रहा है। और ये एक पूरा पट्टी है, एक पूरा रेंज है दो गांवों के बीच में, जिसमें देवरीडी और अमदा नाम का जो है वो दो गांव आता है। और दोनों जो है वो खारसावां फॉर्म ऑफ छऊ जो है वो एक्सटेंशन जो होते जा रहा है। जो छऊ हमारा जो राजकीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है और जो हमारा ट्रेडिशनल नृत्य में से आता है, उस छऊ का जो है वो मखौटा, उसका ड्रेस आदि जो है वो जानते हैं हम लोग कि रंग बिरंगे रूप में जो है वो बनाया जाता है। तो ये सारा जो है वो इसी किसी ज़माने में इसी देवरीडी और अमदा विलेजेस में जो है वो तसर का जो सिल्क प्रोडक्शन होता था, उस सिल्क से जो है वो कपड़े आदि बनाए जाते थे। पर ये एक बहुत ही महंगा प्रोसेस है और कमर्शियल चीज़ें जो है वो ज़्यादा आ गई, मशीन मेड चीज़ों ने जो है वो ट्रेडिशनल चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है। तो इस वजह से जो है आज देवरीडी और अमदा विलेज जो है वो हमारा अपना इम्पोर्टेंस जो है वो खोता जा रहा है। तो सरकार जो है वो इन चीज़ों को एक्सटेंशन से बचाने के लिए इन चीज़ों को जो है वो प्रमोट कर रही है। और देवरीडी विलेज को याद रखिएगा, एक रूरल टूरिज्म स्पॉट है जो हमारे झारखंड का सिल्क हब के नाम से जो है वो जाना जाता है। और यहाँ जो है वो रूरल टूरिज्म को जो है वो प्रमोट करते हुए नज़र आ रही है। तो दोस्तों, आज का आपको क्लास कैसा लगा, इसके बारे में जो है वो कमेंट सेक्शन में आप जो है वो अपने फीड देंगे। आगे भी हम लोग जो है वो अपने क्लासेस को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है वो आपके सामने झारखंड से संबंधित को जो है वो आपके सामने जो है वो मैं रखता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।